गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं भूपेश जवांगन कैरियर एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग बहुत ही चर्चित बुक जो मैगज़ीन आती है, पत्रिका आती है, जिसका नाम है प्रतियोगिता दर्पण, जो कि आपके सभी एग्ज़ाम के लिए सीजी व्यापम, सीजीपीएससी, चाहे यूपीएससी हो, सभी एग्ज़ाम के लिए ये मैगज़ीन जो है प्रतियोगिता दर्पण बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम लोग यही प्रतियोगिता दर्पण जो मई महीने का है उसको हम लोग कवर करेंगे वन लाइनर के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर नोट करिएगा इसको। चलिए शुरू करते हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उसको देख लेते हैं। कवर किए गए बिंदु क्या करेंगे? अंतर्राष्ट्रीय देखेंगे, इंटरनेशनल अफेयर्स देखेंगे, नेशनल अफेयर्स देखेंगे, स्पोर्ट्स में देखेंगे, अवार्ड्स देखेंगे, ग्लोबल इंडेक्स देखेंगे, फिर स्पेस देखेंगे, फिर जो नियुक्तियां हुई है पदाधिकारियों की अपॉइंटमेंट देखेंगे, उसके बाद बुक्स एंड ऑथर देखेंगे, फिर डेज एंड थीम, फिर योजनाएं कुछ है, फिर चर्चित पर्सन, और साइंस तो देखेंगे ही आगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के ये वीडियो में जितना कवर हो पाता है उसको करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में, नोट करते चलेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, मिट गया है जो ऊपर लिखा हूँ। तो हाल ही में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, जिसको बोलते हैं नाटो, नाटो जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नाटो के कारण ही यूक्रेन और जो रूस का युद्ध चल रहा था वो इसी के कारण है, क्योंकि यूक्रेन जो है नाटो में शामिल हो रहा था, इसलिए रूस जो है उसका विरोध कर रहा था कि वो शक्तिशाली देशों के संपर्क में आ जाएगा और फिर रूस पर आक्रमण कर देगा करके। ठीक है, तो नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो। ओके, तो इसका हिंदी अर्थ है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। पहला क्वेश्चन चलिए पढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो में शामिल 32वां देश कौन सा है? 32वां देश कौन सा है मतलब बताइए? 31 देश। इसका मतलब ये साबित होता है कि नाटो में अभी 31 देश ऑलरेडी है। ठीक है, अब जो 32वां देश है वो कौन सा है? तो याद रखेंगे, नोट करते चलेंगे, स्वीडन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सा है? स्वीडन। स्वीडन को नोट करेंगे आप लोग, स्वीडन देश। उसके बाद है, हाल ही में भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा है बताइए? जन औषधि पहल में प्रधानमंत्री द्वारा जो किया गया है ये शुरुआत जन औषधि पहल में, तो याद रखेंगे इसका आंसर होगा मॉरिशस देश। मॉरिशस देश जो है पहला देश है इसमें शामिल होने वाला। जॉन क्या लिखा है? जन औषधि पहल में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं अब नेक्स्ट। उसके बाद है, हाल ही में भारत सरकार ने अपने नागरिकों या सिटीजन को हैती से निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, किस देश से हम लोग को राहत मिली है, किस देश से हम लोग निकाले हैं, उस देश को नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो क्या बोल रहा है इसमें देखिए, हाल ही में भारत सरकार ने अपने नागरिकों को हैती, हैती क्या है सभी को क्वेश्चन आया होगा माइंड में, तो हैती एक देश का नाम है, हैती से निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया है? तो कौन सा ऑपरेशन होगा? तो ऑपरेशन इंद्रावती, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है ना, ऑपरेशन इंद्रावती नाम दिया गया था, जहाँ से जो भारतीय नागरिक है उनको क्या है, हैती में जो फंसे हुए नागरिक थे भारतीय, उनको क्या है, निकाला गया है, भारत लाया गया है वापस। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डेंगू के व्यापक प्रसार के कारण किस देश ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? मतलब डेंगू बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा था, जिसके कारण वो देश ने स्वास्थ्य आपातकाल, इमरजेंसी घोषणा कर दी। वो कौन सा देश है? तो याद रखेंगे उस देश का नाम है पेरू, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, पेरू देश। पेरू देश में डेंगू के कारण बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं लोग, मृत्यु हो रही है, और उस देश ने आपातकाल की, इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। नोट करते चलेंगे साथ में ना, देखेंगे बस, उससे कुछ नहीं होगा, आप लोग को नोट करना है, देखेंगे बस, अभी बस याद रहेगा, लेकिन नोट करेंगे तो फिर लंबे टाइम के लिए याद रहेगा। और आप सभी को मालूम होगा कि जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें 3-4 महीने या 4-5 महीनों के करंट अफेयर शामिल होते हैं, और जब एक साथ बुक आता है वार्षिकी वाला, तब क्या है, जितने भी महीनों का एक साथ क्या है उसमें इंक्लूड रहता है, तो आप हर महीने का कवर करते जाएंगे करंट अफेयर, तो आपके लिए ही आसानी होगी। सब क्या है बुक में पढ़ा हुआ लगेगा, हाँ इस महीने में पढ़ लिया था ये करंट अफेयर, तो जल्दी से ख़त्म हो जाएगा, और करंट अफेयर की वैल्यू कितनी है आप अच्छे से जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने किस नदी पर बांध बनाकर पाकिस्तान जाने वाली पानी को रोका है? किस नदी पर बांध बनाया है? जो नदी जो है, जिस पानी जो है वो पाकिस्तान जा रहा था उसको रोका है, तो बताइए रावी नदी। और रावी नदी का आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे, रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है? अच्छे से हम लोग बार बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गर्भपात, गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है बताइए? गर्भपात करा सकते हैं।
बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा फ्रांस। देख लीजिए, इसका सही आंसर होगा फ्रांस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। हमारे देश में जो गर्भपात कराते हैं उसको कानूनी अपराध माना गया है, लेकिन हाल ही में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो फ्रांस है। इंग्लिश, जिन लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको, उनके लिए मैं इंग्लिश में भी लिखा हूँ, देख लीजिए। विच इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू रिसेंटली मेक अबॉर्शन अ, क्या लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, मतलब संवैधानिक अधिकार। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा नागरिक संशोधन कानून, इसका अर्थ है CAA, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019, किस देश के नागरिकों के लिए लागू किया गया था? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। इसको हम लोग करंट अफेयर टॉपिक में, भारत के भूगोल वाले टॉपिक में अच्छे से कर चुके हैं, ठीक है। तो गलत नहीं करना है, इसको याद रखेंगे। जो तीन जो है ये मुस्लिम बहुल राज्य है। मुस्लिम बहुल राज्य मतलब जहां मुस्लिमों की संख्या सर्वाधिक है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मुस्लिम है, बांग्लादेश में भी मुस्लिम है और अफगानिस्तान में भी मुस्लिम है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, मतलब इसका मतलब ये बोला गया है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो कौन कौन सा समुदाय है, देखिए, हिंदू है, सिख है, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी शरणार्थियों को क्या है, इसमें नागरिकता दी जाएगी। इसके लिए शर्तें हैं, उसको हम लोग वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा टोंकिन खाड़ी विवाद का संबंध किससे है? अभी जस्ट एग्जाम हुआ था एक, उसमें आया हुआ है, याद रखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा टोंकिन, क्या लिखा है, टोंकिन खाड़ी विवाद, तो याद रखेंगे इसका आंसर होगा चीन। चीन वियतनाम में हुआ है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टोंकिन खाड़ी विवाद नोट करते चलेंगे ना, क्योंकि प्रतियोगिता दर्पण से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। उसके बाद है, हाल ही में अफ्रीकी महाद्वीप द्वारा अपनाए गए, क्या लिखा है, याउंडे घोषणा पत्र का संबंध किस बीमारी से है? याद रखेंगे, घोषणा पत्र जारी किया गया है किस अफ्रीका दे, मतलब हाल ही में अफ्रीका महाद्वीप द्वारा, तो याद रखेंगे किससे संबंधित है ये बीमारी जो है, तो याद रखेंगे मलेरिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मलेरिया। क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ एक बार। द याउंडे डिक्लेरेशन रिसेंटली अडॉप्टेड बाई द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इज, क्या लिखा है, रिलेटेड टू विच डिजीज, मतलब बीमारी, याद रखेंगे। तो क्या है इसका आंसर, मलेरिया होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है, हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि चुना गया है? द्रौपदी मुर्मू कौन है जी, बताइए, हमारे भारत की राष्ट्रपति है। उनको किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि चुना गया है? तो याद रखेंगे मॉरिशस देश का जो राष्ट्रीय दिवस समारोह हो रहा है, वहाँ क्या है, इनको विशेष आमंत्रण, विशेष चीफ गेस्ट के रूप में चुना गया है, याद रखेंगे। किसको? तो हमारे राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, उसके बाद है, हाल ही में रिकॉर्ड 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता है? बताइए, 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बने हैं, उनका नाम क्या है? तो याद रखेंगे, सभी को मालूम होना चाहिए, व्लादिमीर पुतिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन है? व्लादिमीर, क्या लिखा है, व्लादिमीर पुतिन है, याद रखेंगे। ये रूस के राष्ट्रपति बने हैं 5वीं बार, ठीक है। उसके बाद है, हाल ही में चर्चा में रहा चक्रवाती तूफान मेगन, क्या नाम है इसका, मेगन की चर्चा हो रही है। मेगन का संबंध किस देश से है जहाँ तूफान आया था, जिसका नाम दिया गया था मेगन नाम से? तो याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में यह तूफान आया था, चक्रवाती तूफान, जिसका नाम था मेगन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत में पहली बार 2+2 रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता किस देश के साथ की? याद रखेंगे, भारत ने पहली बार 2+2 रक्षा और विदेश, ठीक है, इसका आंसर होगा ब्राज़ील के साथ की है, ब्राज़ील, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ब्राज़ील। उसके बाद है, हाल ही में सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 2023 के बीच विश्व का सबसे शीर्ष, मतलब टॉप हथियार आयातक देश कौन सा है? हथियार आयातक मतलब क्या होता है, जो क्या है, इंपोर्ट कराता है, जो मंगाता है। सभी को मालूम है, आयात और निर्यात हम लोग पढ़े हैं, चाहे इकोनॉमिक्स में हो या भूगोल में हो। आयात मतलब किसी देश से मंगाना, मतलब खरीदना, और निर्यात मतलब अपने देश से दूसरे देश को भेजना होता है। तो आयातक देश कौन सा है हथियार का? तो याद रखेंगे भारत। भारत जो है सबसे ज़्यादा आयात करता है, मतलब दूसरे देशों से हथियार जो है मंगाता है, इसका अर्थ यही है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं, अभी देख रहे थे वो क्या है, इंटरनेशनल परिदृश्य देख रहे थे, मतलब अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। अब देखेंगे हम लोग राष्ट्रीय, नेशनल वाला, ठीक है। तो नेशनल वाले की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिखते चलेंगे आप लोग। उसके बाद है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार
तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या कहाँ दर्ज की गई है बताइए। तेंदुओं को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, देख लीजिए, लेपर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेपर्ड्स बोलते हैं। तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या कहाँ दर्ज की गई है? तो इसको हम लोग जो भारत का करंट अफेयर में पढ़ चुके थे इसको मार्च महीने के में, तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ऑक्सफोर्ड पुरातत्वविदों द्वारा खोजी गई हड़प्पा युग की किलेबंद बस्ती मोरोधारो, क्या लिखा है देखिए, मोरोधारो कहाँ स्थित है? तो यहाँ याद रखेंगे गुजरात। और गुजरात में और कौन कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल स्थित है? तो लोथल भी स्थित है, याद रखेंगे, ठीक है। धौलावीरा भी स्थित है। उसके बाद देखते हैं हम लोग, हाल ही में सर्वाधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? भारत की बात हो रही है, नेशनल करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो राज्य की बात होगी। तो भारत का कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक आयुष्मान कार्ड जारी किया है? तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कितना किया है देख लीजिए, ये डाटा है, ठीक है। उसके बाद है, हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? क्या बोल रहे हैं? हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? बताइए। सिक्किम में जो है अभी तक क्या है, रेलवे जो है हमारा उपलब्ध नहीं था, सुविधा जो है, लेकिन उसमें क्या है पहली बार आधारशिला रखी गई है, याद रखेंगे, सिक्किम में। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद है, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाल ही में विश्व की पहली वैदिक घड़ी, देख लीजिए इसका चित्र एक बार जूम कर देता हूँ, ये है वैदिक घड़ी, ठीक है। इसका वैदिक तरीके से इसका जो मापन होता है। हाल ही में विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ हुआ है बताइए? कहाँ हुआ है बताइए? तो इसका आंसर होगा उज्जैन। और उज्जैन जो है किस नदी के किनारे स्थित है? उज्जैन जो है शिप्रा नदी के किनारे स्थित है, शिप्रा, ठीक है। ये मध्य प्रदेश में स्थित है, उज्जैन में ही महाकालेश्वर मंदिर स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग मिला है? किसको मिला है? सिल्वर फिलिग्री को। तो बताइए, सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग मिला है, ये जो है किस राज्य की आभूषण कला है? तो ये याद रखेंगे ओडिशा की है। देख लीजिए चित्र में, ये जो है इसका आकृति जो है, यही जो है सिल्वर फिलिग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत का पहला हरित हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ प्रारंभ हुआ है बताइए? स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत का पहला बोल रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे हरियाणा में, हरियाणा। देख लीजिए चित्र ये है। उसके बाद है, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अपना 174वां स्थापना दिवस मनाया है, इसका मुख्यालय कहाँ है? किसका मुख्यालय बोल रहे हैं हमको? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, इसका इंग्लिश में क्या होगा? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। इसका मुख्यालय याद रखेंगे कोलकाता में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कहाँ है? कोलकाता में स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। 174वां नंबर का ये स्थापना दिवस मनाया है किसने? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, और इसका मुख्यालय जो है कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, हाल ही में किस राज्य की पारंपरिक आदिवासी पोशाक रिशा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, कल्चर आपके सिलेबस में रहता है, कल्चर से क्वेश्चन स्टैटिक में कितने बार आएंगे कि बिहू जो है किस लोक नृत्य है, पंडवानी जो है कौन से राज्य के लोक नृत्य है, तमाशा लावणी कहाँ की है, घूमर कहाँ की है, ये सब स्टैटिक क्वेश्चन है। इससे बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो अभी जो करंट जो अफेयर्स रहते हैं उससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। जैसे कि हाल ही में किस राज्य की पारंपरिक आदिवासी पोशाक रिशा को जीआई टैग मिला है? तो रिशा कहाँ की है? तो याद रखेंगे त्रिपुरा की, याद रखेंगे त्रिपुरा की आदिवासी पोशाक है ये, ट्राइबल लोग इसको पहनते हैं, ठीक है। उसके बाद हाल ही में भारत की अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? अंडर वाटर बोल रहे हैं, मतलब पानी के अंदर जो मेट्रो ट्रेन चलेगी उसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो आप सभी को मालूम होगा कोलकाता शहर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोलकाता में, ठीक है। हुगली नदी के नीचे चलने वाली पहली मेट्रो सेवा है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि ये जो प्रारंभ तो हो रही है भारत की अंडर वाटर मतलब क्या होता है? पानी के अंदर मेट्रो ट्रेन चलेगी, और ये जो है किस नदी पे हो रही है? तो बताइए हुगली नदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोनों को लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म सिस्पेज किस राज्य ने लॉन्च किया है? बताइए, ओटीटी प्लेटफॉर्म सिस्पेज, देख लीजिए CS क्या लिखा है? CSPAC, तो याद रखेंगे इसका आंसर होगा वो है केरल, ठीक है। उसके बाद है, हाल ही में सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन किस राज्य में हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब,
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेला सुरंग का उद्घाटन कहाँ पर किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेला, आप लोग भूगोल में भी पढ़े होंगे, सेला सुरंग करके नाम पढ़े होंगे। ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोचरब आश्रम, क्या बोल रहे हैं? कोचरब आश्रम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कोचरब आश्रम का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो याद रखेंगे, ये जो है आश्रम वाला जो हो रहा है, जहाँ साबरमती आश्रम स्थित है। कहाँ स्थित है साबरमती आश्रम? तो ये जो है गुजरात में स्थित है। वहीं क्या है? कोचरब आश्रम भी स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिशन पाम आयल के तहत भारत का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र कहाँ प्रारंभ हुआ है? ऑयल पाम वाला बोल रहे हैं, तो बताइए कहाँ है ये? इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? जो जम्मू कश्मीर है, वहाँ जमीन खरीदने वाला पहला राज्य किसके लिए? पर्यटन के लिए, मतलब पर्यटन के लिए कुछ भी वो बना रहे होंगे पर्यटन के दृष्टिकोण से, तो पहला राज्य कौन सा है कश्मीर में ज़मीन खरीदने वाला? तो वो है महाराष्ट्र, जो है महाराष्ट्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र। ठीक है, 370 धारा के पहले वहाँ कोई भी अपना ज़मीन नहीं खरीद पाता था, लेकिन 370 धारा जो हट गया है उसके बाद हम खरीद सकते हैं, वहाँ रह भी सकते हैं आराम से। ठीक है ना, सब नॉर्मल हो चुका है वहाँ, तो महाराष्ट्र है। उसके बाद है, हाल ही में नवपाषाणकालीन बच्चों के कब्रिस्तान की खोज कहाँ हुई है? जहाँ बच्चों को दफनाया जाता था, नवपाषाणकालीन बच्चों को, इस काल के बच्चों को, तो कहाँ से हुई है? तमिलनाडु। देख लीजिए तमिलनाडु, ये जो कंकाल प्राप्त हुआ है बच्चों का है। ठीक है, तमिलनाडु से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग, हाल ही में केंद्र सरकार ने डाक पत्र से मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित की है? डाक पत्र से बताइए, हाल ही में केंद्र सरकार ने डाक पत्र से मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित की है? तो 85 वर्ष है। 85 वर्ष क्यों निर्धारित की है? मतलब इनका मानना है कि केंद्र सरकार ने, कि जो चुनाव वोट डालने के लिए जो 85 वर्ष से अधिक है उन लोग क्या है, असमर्थ रहते हैं चुनाव में वोट डालने जाने के लिए, सेंटर पे जाने के लिए, तो इससे क्या है वो डाक पत्र से ही अपना वोट डाल सकते हैं। ठीक है, काफ़ी बुजुर्ग हो जाते हैं 85 वर्ष के लोग, इसीलिए न्यूनतम आयु सीमा 85 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में लाचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ वेलोर का अनावरण कहाँ किया गया है? तो बताइए, ये जो चित्र है देख लीजिए, स्टैचू ऑफ क्या है? वेलोर। ये जो स्टैचू दिख रहा है वही है। कहाँ है ये? तो असम में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहाँ है? असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बिजली विभाग की डिस्कॉम की एकीकृत रेटिंग में शीर्ष स्थान किसे मिला है? शीर्ष स्थान किसको मिला है? महाराष्ट्र को मिला है। ये वीडियो को बहुत ही क्या है धैर्य के साथ देखिए आप लोग, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो वीडियो करा रहा हूँ, प्रतियोगिता दर्पण जो है एक मोटी बुक आती है, ठीक, उसका जो सारांश जो चीज़ है वो क्या है मैं बता रहा हूँ। उसके बाद उसको बुक को जो थ्योरी वाले हैं उसको पोर्शन को पढ़ना नहीं पड़ेगा। आप लोग अगर बुक भी पढ़े होंगे तो आप सभी को पता चल रहा होगा कि जो मैं वीडियो करा रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन है वो क्या है, जो सार बात है उस बुक का वही इसमें लिखा हुआ है और क्वेश्चन को कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको कम मेहनत करना पड़ेगा, आपकी टाइम की बचत भी होगी, जिससे आप बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट करिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखते हैं आर्थिक परिदृश्य एवं सूचकांक, देखते हैं सार संग्रह उसका। चलिए शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? बताइए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक, इसको क्या बोलते हैं बताइए? नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, तो इसमें जो है 134वां स्थान मिला है। कितना? 134वां स्थान। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये जो है 2022 का है, याद रखेंगे 134वां स्थान था। ठीक है, उसके बाद है, हाल ही में यूएनडीपी के लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि 2022 की बात हो रही है, इसको ध्यान नहीं देंगे आप लोग। इसको देख लेते हैं हम लोग 2024 वाला। ठीक है, तो हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो सबसे खुशहाल देश जो है फिनलैंड है। और भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत के स्थान आप लोग करंट अफेयर में भी पढ़े होंगे, तो 126वां नंबर स्थान है हैप्पीनेस इंडेक्स में, याद रखेंगे 126वां नंबर भारत का स्थान है। और सबसे पहला स्थान किसका है? तो वो है फिनलैंड का है। फिनलैंड देश जो है सर्वाधिक खुश देश है। ठीक है, खुशहाल देश। उसके बाद है, हाल ही में जारी
बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो याद रखेंगे 42वां स्थान मिला है। इसको भी आप लोग CGPSC का करंट अफेयर का टाइम पढ़े ही होंगे, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और पहले स्थान पर कौन सा है तो बताइए, ग्लोबल क्या लिखा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, ठीक, इसमें जो है USA फर्स्ट स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूचकांक में पुराना डाटा दिया हुआ है, पुरस्कार एवं सम्मान देख लेते हैं हम लोग। चलिए इसके अंतर्गत देखते हैं, हाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में मिस वर्ल्ड, जिसको मैं जोर देता हूँ उसको क्या है आप लोग भी समझ जाते होंगे किसको जोर दे के पढ़ा रहे हैं और कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है करके। जैसे अभी सूचकांक इकोनॉमिक्स वाला जो अभी परिदृश्य देखे थे उसमें उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, क्योंकि वो पुराना डेटा था, उसको नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा 2022 वाला, ठीक है। लेकिन ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, 2024 वाली बात हो रही है और अभी जो है 2024 चल रहा है। हाल ही में मिस वर्ल्ड 2024 की विजेता क्रिस्टीना प्लिशकोवा का संबंध किस देश से है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मिस वर्ल्ड जो बनी है 2024 में, क्रिस्टीना प्लिशकोवा का संबंध किस देश से है? तो चेक गणराज्य से है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, चेक गणराज्य से है, ठीक है। उसके बाद है, हाल ही में 2023 के लिए सरस्वती सम्मान के लिए चुने गए प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा का संबंध कौन सी भाषा से है? तो याद रखेंगे मलयालम से है, 2023 के लिए चुना गया है अभी 2024 में, ठीक है ना। प्रभा वर्मा कौन सी भाषा की है? तो ये जो है मलयालम भाषा के हैं, ठीक है। उसके बाद है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के अवसर पर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। तो 8 मार्च 2024 के अवसर पर राज्यसभा के लिए किसे मनोनीत किया गया था? तो बताइए किसे मनोनीत किया गया था? वो है सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति, आप लोग जस्ट अभी लोकसभा वाले पढ़े होंगे, लोकसभा राज्यसभा वाले वीडियो मेरा देखे होंगे, तो उसमें जो मैंने बताया था कि राज्यसभा में जो 12 सदस्य होते हैं वो क्या है, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं। तो इसी प्रकार 8 मार्च 2024 को राज्यसभा के लिए किसे मनोनीत किया गया है एक सदस्य के रूप में? तो वह है सुधा मूर्ति। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सुधा मूर्ति, क्योंकि ये लोकसभा टॉपिक से भी है, चुनाव टॉपिक से भी है और इसमें ये शामिल भी है अभी जस्ट 8 मार्च को। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको भी नोट करेंगे। उसके बाद है, हाल ही में आर्किटेक्चर नोबेल प्रिट्जर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो बताइए किसे सम्मानित किया गया है आर्किटेक्चर नोबेल प्रिट्जर पुरस्कार? तो इसका आंसर होगा रिकेन यामामोटो। क्या है? रिकेन यामामोटो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जापानी वास्तुकार है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखेंगे भारत को, ठीक है। हाल ही में 96वां ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे पुरस्कार दिया गया है? तो याद रखेंगे ओपेनहाइमर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। ओपेनहाइमर ऑस्कर पुरस्कार 96 नंबर का, ओके। चलिए आगे देखते हैं अब। हाल ही में PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो रतन टाटा जी को, याद रखेंगे, टाटा कंपनी के मालिक है रतन टाटा जी को, PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड। हाल ही में प्रतिष्ठित संगीत कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो TM कृष्णा को संगीत कला निधि पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अब। चलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को प्राप्त हुआ है। हाल ही में भूटान का कौन सा पुरस्कार है? ऑर्डर ऑफ द डुक ग्याल्पो। क्या लिखा है? हाल ही में भूटान के जो पुरस्कार का नाम है ऑर्डर ऑफ द डुक ग्याल्पो पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले गैर भूटानी व्यक्ति, मतलब जो भूटान के नहीं हैं, पूछ रहे, सिंपल से है। तो याद रखेंगे किनको मिला है सम्मान? तो श्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने एक क्षुद्र ग्रह का नाम किस भारतीय के नाम पे रखा है? इसको इंग्लिश में पढ़ता हूँ मैं। रिसेंटली द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन हैज़ नेम्ड अ एस्ट्रॉइड आफ्टर विच इंडियन। कौन है ये? जयंत मूर्ति के नाम पे रखा गया है, याद रखेंगे, खगोल संघ के एक क्षुद्र ग्रह का नाम जयंत मूर्ति। और ये कौन है? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के प्रोफेसर हैं, इन्हीं के नाम पे क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जयंत मूर्ति। उसके बाद है, हाल ही में एबेल पुरस्कार 2024 के लिए किसे चयन हुआ है? तो मिशेल तालाग्रैन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मिशेल तालाग्रैन, एबेल पुरस्कार 2024, ठीक है, उनका चित्र भी शामिल है। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग खेल परिदृश्य, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन बनी है? तो याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है मुंबई। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपके सभी एग्जाम में।
इन्होंने क्या है, विदर्भ को 169 रनों से हराकर मुंबई ने रणजी ट्रॉफी 2024 जीती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, मुंबई ने जीती है किसको हराकर, तो विदर्भ, विदर्भ जो है उप विजेता रही है। उसके बाद है, हाल ही में आयोजित की गई महिला प्रीमियर लीग, महिला प्रीमियर लीग के दूसरे संस्करण की विजेता टीम कौन बनी है, तो आरसीबी बनी है, याद रखेंगे, आरसीबी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, महिला प्रीमियर लीग। उसके बाद है, देखिए पर्पल कैप किसको मिला है, इसमें ऑरेंज कैप देख लीजिएगा एक बार। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल, पेरिस में ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेंगे, तो याद रखेंगे शरत कमल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है शरत कमल। आप लोग को बताना है कि शरत कमल जो है कौन से खेल से संबंधित है, कमेंट के माध्यम से बताएंगे आप लोग। उसके बाद है, हाल ही में T20 इंटरनेशनल का सबसे तेज शतक लगाने वाले जॉन निकोल का संबंध किस देश से है, T20 इंटरनेशनल का सबसे तेज शतक लगाए हैं ये, तो कौन से देश का है, याद रखेंगे नामीबिया, 33 बॉल में। ठीक है, उसके बाद है जॉन निकोल। ठीक, हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, क्या है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 में सर्वाधिक पदक किसने जीते थे, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार वर्ष 2027 में होने वाले विश्व एथलेटिक्स चैंपियन का मेजबान देश कौन करेगा, मेजबान मतलब उस देश में होगा, सिंपल से याद रखना है। मेजबान जो आता है, शब्द जो आता है, या इंग्लिश में क्या लिखा है इसको, हेल्ड, मतलब वही है। मेजबान कौन से देश में होगा, मतलब मेजबान मतलब होता है कि उस देश में होगा वो, जैसे चीन, चीन मेजबानी करेगा अर्थ होता है, मतलब चीन, चीन जो देश है वहाँ क्या है, आयोजित होगा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 में होने वाला है, याद रखेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो कहाँ होगा ये, चीन में होगा। ठीक है, 23 में, 4 साल में होता है ये, 2023 में हुआ था, उसके 4 साल बाद कब होगा अब, तो 2027 में होगा। 23 में आयोजन कहाँ हुआ था, बुडापेस्ट, ये कहाँ है, हंगरी देश में है, हंगरी देश में। 2-2 साल में होता है इसका। और 2025 में इसका आयोजन टोक्यो जापान में हुआ था, याद रखेंगे, टोक्यो जापान में। ठीक है ना, 2 साल में होता है, सॉरी, 2023 में हुआ था, फिर 25 में, अब क्या है 27 में होने वाला है। ठीक है, 2027 में कहाँ होने वाला है, तो वो है चीन में होगा, और 2025 में इसका आयोजन टोक्यो जापान में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आयोजित प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण को किसने जीता है, बताइए किसने जीता है, पुणेरी पल्टन ने जीता है, पुणेरी नाम है इनका, पल्टन का एक दल का नाम है पुणेरी पल्टन। फाइनल में हरियाणा स्टीलर्स को एक रोमांचक मुकाबले में हराकर जीता है इन्होंने, किसने जीता है, पुणेरी पल्टन ने, किसको हराया है, हरियाणा स्टीलर्स को। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में महिला क्रिकेट में सबसे तेज गेंद फेंकने वाली शबनम इस्माइल, क्या लिखा है, शबनम इस्माइल का संबंध किस देश से है, जो T20 में सबसे तेज गेंद फेंकी है, मतलब एक, देखिए कितना लिखा है इसकी स्पीड, 132 की स्पीड से फेंकी है इन्होंने, 132.1 मतलब 0.1 किलोमीटर प्रति घंटे। ये कहाँ के खिलाड़ी है, शबनम इस्माइल जो है दक्षिण अफ्रीका के, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद है, हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो संतोष ट्रॉफी 2024 का आयोजन हुआ था अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। आप लोगों को कमेंट में ये बताना है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, फुटबॉल से है, क्रिकेट से, कि हॉकी से, बैडमिंटन, आप लोग को बताना है। ठीक है, उसके बाद है, हाल ही में सात्विक साईराज व चिराग शेट्टी को की जोड़ी ने वर्ष 2024 का पहला कौन सा युगल खिताब जीता है, तो याद रखेंगे फ्रेंच ओपन का खिताब इन्होंने जीता है, फ्रेंच ओपन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने। आगे देखते हैं, आईओसी, आईओसी का फुल फॉर्म क्या होता है, बताइए, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी किस देश के एथलीटों को पेरिस ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रों की परेड में भाग लेने पर रोक लगाई है, क्या बोल रहा है, आईओसी किस देश के एथलीटों को पेरिस ओलंपिक में, अभी जो होगा 2024 में, कल ही मैंने वीडियो में बात किया था ओलंपिक वाला, तो पेरिस ओलंपिक अभी 2024 में होने वाला है, कि उद्घाटन समारोह में राष्ट्रों की परेड में भाग लेने पर रोक लगा दी है, कौन से राष्ट्र को, रूस और बेलारूस, कौन कौन से देश के, तो वो है, याद रखेंगे, रूस और बेलारूस को रोक लगाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप, पैरा मतलब क्या होता है, याद रखेंगे, जैसे पैरा ओलंपिक भी पढ़ेंगे, पैरा मतलब होता है हैंडीकेप्ड वाले, जो विकलांग व्यक्ति रहते हैं उन लोग खेलते हैं गेम, तो उनको पैरा ओलंपिक या पैरा बैडमिंटन मतलब जो विकलांग व्यक्ति हैं उन लोग बैडमिंटन खेलते हैं, तो उसको पैरा बैडमिंटन बोलेंगे। क्लियर है,
चलिए ठीक। तो आयोजित कहाँ हुआ था, तो ये याद रखेंगे कहाँ हुई है, थाईलैंड में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है थाईलैंड। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नियुक्तियां देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय पैरा ओलंपिक समिति, अभी जस्ट बात किया था पैरा ओलंपिक मतलब क्या होता है। पैरा ओलंपिक में कौन खेलते हैं, खिलाड़ी लोग कैसे होते हैं, विकलांग खिलाड़ी होते हैं। ठीक है ना, हैंडीकैप्ड रहते हैं। तो अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो आंसर होगा देवेंद्र झाझरिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है देवेंद्र झाझरिया। उसके बाद है हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पर किसे नियुक्त किया गया है, अनुसूचित जाति आयोग बोल रहे हैं तो नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन के अध्यक्ष के पद पर किशोर मकवाना को नियुक्त किया गया है। किसको, किशोर मकवाना जी को नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे आप लोग, किशोर मकवाना। उसके बाद है हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो सीबीएसई का अध्यक्ष चुना गया है वो है राहुल सिंह को। किसको, राहुल सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल सिंह मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में चुनाव आयोग ने पीडब्ल्यूडी श्रेणी में किसे नेशनल आइकॉन, क्या बोला गया है, नेशनल आइकॉन नामित किया है पीडब्ल्यूडी श्रेणी में, तो याद रखेंगे चुनाव आयोग ने शीतल देवी को, किसको, शीतल देवी को नामित किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत के लोकपाल के पद पर किसे नियुक्त किया गया है, बताइए आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा अजय मणिक राव। पहले लोकपाल कौन थे भारत के, तो पिनाकी चंद्र घोष थे। ठीक है ना, अभी कौन है, अजय मणिक राव। इसको करंट से आप लोग अगर और अपडेट हुआ होगा तो आप लोग देख सकते हैं इसको। ठीक है, नेट में सर्च कर लीजिएगा, जो नियुक्ति वाली है, बाकी तो सही है। हाल ही में एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन पर उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसने की है। आप सभी को मालूम होगा, अभी चर्चा चल रहा था कि एक राष्ट्र एक चुनाव मतलब होता है कि भारत जो देश है एक राष्ट्र है, ठीक है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे राज्य हैं। जितने भी विधानसभा चुनाव या जो भी चुनाव होते हैं, सब चुनाव एक साथ कराया जाए करके ऐसा इन लोग नियम लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है, कुछ दिन पहले अभी विधानसभा चुनाव हुआ था। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो जो श्री विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री बनकर आए हैं। तो अलग अलग चुनाव कराने से क्या है, पैसों की भी खर्चा होती है, अधिक बर्बादी होती है। तो इसलिए क्या है, वन नेशन वन इलेक्शन चुनाव पर फोकस किया जा रहा है। तो इसकी अध्यक्षता कौन किया है, याद रखेंगे रामनाथ कोविंद। और रामनाथ कोविंद जी है वो कौन है बताइए, तो हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं, याद रखेंगे हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया गया है, तो 4 मार्च को। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया है। थीम क्या थी इसकी, सेफ्टी, सुरक्षा मतलब सेफ्टी लीडरशिप फॉर ईएसजी एक्सीलेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अभी जस्ट मैंने बता दिया था 8 मार्च को, और 8 मार्च के दिन ही क्या, मेरे जहाँ तक याद है सुधा वर्मा है शायद, है ना, देख लीजिएगा आप लोग, सुधा वर्मा को राज्यसभा में मनोनीत किया गया था। और राज्यसभा में राष्ट्रपति जो है 12 व्यक्तियों को जो कला संगीत ये सबसे संबंधित रहते हैं उनको नॉमिनेट करते हैं, 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, महिला सशक्तिकरण में निवेश प्रगति को बढ़ावा देने के लिए इसका थीम था ये। ठीक है ना, याद रखेंगे महिला दिवस का, इन्वेस्ट इन वोमेन, एक्सिलरेट प्रोग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2024 कब मनाया गया है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, 15 मार्च। थीम क्या था इसका, फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल एआई, क्या लिखा है, वही लिखा है ना, हाँ, एआई फॉर कंज्यूमर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जल दिवस मनाया गया, सबको मालूम है 22 मार्च। मैंने अभी ऑफलाइन क्लास में भी कराया था शाम वाले बैच में। थीम क्या है, शांति के लिए जल है, तो वाटर फॉर क्या है, पीस मतलब शांति होता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में विश्व क्षय रोग दिवस, टीबी, क्षय रोग क्या बोलते हैं, टीबी भी बोलते हैं, कब मनाया गया है, तो 24 मार्च को। 22 मार्च को क्या मनाया गया जाता है बताइए, तो 22 मार्च को देखिए अभी जस्ट पढ़े थे ना, जल दिवस मनाया गया है, क्या देख लीजिए 22 मार्च को जल दिवस। और जस्ट उसके 2 दिन बाद क्या मनाया गया है, 23 मतलब एक दिन बाद 23 को छोड़ के, तो 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया गया है। ठीक है, हाल ही में विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया गया है, विश्व वन्य जीव मतलब वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, तो इसका आंसर होगा 3 मार्च होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका लोगो और ग्रह को जोड़ना है, ये सब जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त अभ्यास एवं ऑपरेशन, जो अभ्यास करते हैं देश के साथ उसको देखते हैं, युद्ध अभ्यास। तो हाल ही में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, युद्ध अभ्यास से क्वेश्चन आते ही आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, हाल ही में भारत मलेशिया के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण, क्या नाम दिया गया है, समुद्र लक्ष्मण, कहाँ आयोजित किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट है कि समुद्र लक्ष्मण, इसी को आप लोग नोट करिए, समुद्र लक्षण, क्या लिखा है, सॉरी, समुद्र लक्ष्मण, ये जो है कौन कौन से देशों के बीच संयुक्त अभ्यास चल रहा है। तो एक है भारत, इसमें से भारत तो शामिल है ही, प्लस मलेशिया के साथ है, याद रखेंगे। तो लक्ष्मण में म दो, इसमें समुद्र लक्ष्मण में देखेंगे तो कौन से जो अक्षर है या कौन सा लेटर है वो रिपीट हो रहा है बार बार, तो माँ वाला हो रहा है। देखिए समुद्र में भी माँ है और लक्ष्मण में भी माँ है, तो एक प्रकार से याद कर सकते हैं मलेशिया वाला है, ठीक है, लक्ष्मण करके याद करने के लिए बता रहा हूँ। बाकी आप लोग डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, भारत और मलेशिया। तो कहाँ हो रहा है ये, विशाखापट्टनम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, विशाखापट्टनम में ये हो रहा है संयुक्त अभ्यास। इस अभ्यास का क्या नाम है, समुद्र लक्ष्मण, भारत और मलेशिया के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओमान की खाड़ी में संयुक्त त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास समुद्री सुरक्षा बोल्ट 2024 का आयोजन किन देशों के मध्य हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, देख लेते हैं आगे। ओमान की खाड़ी, क्या बोल रहे हैं, ओमान की खाड़ी में संयुक्त त्रिपक्षीय, त्रिपक्षीय मतलब 3 देशों के बीच नौसेना अभ्यास चल रहा है, जिसका नाम क्या है, समुद्री सुरक्षा बोल्ट। बोल्ट मतलब 3 लोग हैं इसलिए बोल्ट दिया गया है। 2024 का आयोजन किन देशों के मध्य हो रहा है, तो इसमें भारत शामिल नहीं है ना, याद रखेंगे। चीन है, ईरान है और रूस है। क्या है, चीन, ईरान और रूस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आपके आगामी एग्जाम के लिए, चाहे छात्रावास अधीक्षक हो चाहे टीचर भर्ती हो, चाहे टीटी, जो भी करंट अफेयर का टॉपिक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना संयुक्त अभ्यास, क्या लिखा है, लामीटाई लिखा है ना, LAMITIYE, 2024 किस देश के साथ हुआ है। भारतीय सेना का संयुक्त अभ्यास चला है, ये है सेशेल्स, क्या लिखा है, सेशेल्स देश के साथ हुआ है, याद रखेंगे। क्या लिखा है, लामीटिए, क्या लिखा है जी, पढ़िए, लामीटिए करके है, सेशेल्स देश के साथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो समुद्र लक्ष्मण था वो कौन से देश के मध्य था, तो समुद्र लक्ष्मण जो था मैंने बताया था, इसमें जो है माँ वाला ज़्यादा रिपीट हो रहा है, 2 अक्षर है, तो मलेशिया, भारत और मलेशिया के बीच कहाँ हो रहा था, विशाखापट्टनम में। और ये जो है लामी टीए करके, ये जो है सेशेल्स देश के साथ, भारत और सेशेल्स देश के साथ, उसके साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का आयोजन कहाँ हुआ बताइए। भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24, ये भी कहा क्या है, विशाखापट्टनम में हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी टॉपिक से देख लेते हैं, चलिए आगे देखते हैं। इसमें हाल ही में, देखिए, हाल ही में पीएम मोदी द्वारा पहले मानव मिशन गगनयान के लिए 4 पायलटों के नाम की घोषणा हुई है। गगनयान में जाएंगे इन लोग, स्पेस में, गगनयान के तहत, ठीक है। तो 4 पायलटों के नाम की घोषणा हुई है पीएम मोदी जी द्वारा। तो उन पायलटों का नाम क्या क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो है केरल जाएंगे यान लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है, ग्रुप कैप्टन, कौन है कैप्टन इसमें, तो प्रशांत बालकृष्णन नायर, कौन है, प्रशांत बालकृष्णन नायर। उसके बाद है ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन, उसके बाद है ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, उसके बाद है विंग कमांडर चलाएंगे तो वो है शुभांशु शुक्ला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन 4 नाम है। और जो नाम को आप लोग को पता चल रहा होगा, नायर, कृष्णन, ये सब क्या है, दक्षिण साइड से, दक्षिणी नाम लग रहा है, दक्षिण साइड के लोग हैं, इसलिए क्या है, इसमें क्या लिखा है, केरल लिखा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे केरल, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, हाल ही में ईरान के इमेजिंग उपग्रह पार्स 1 को अंतरिक्ष में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है। तो बताइए, इसका आंसर होगा रोस्को स्मोस, रोस्को स्मोस जो है पार्स 1 को लॉन्च किया है अंतरिक्ष एजेंसी ने। ये हाल ही में भारत का पहला एआई शिक्षक आइरिस कहाँ लॉन्च किया गया है। तो बताइए, इसका आंसर होगा केरल में होगा, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षक आइरिस, केरल में, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने वंचित वर्ग जो छूट गए हैं, जो अछूते हैं, इससे वंचित वर्गों को क्रेडिट सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, तो पीएम सूरज पोर्टल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीएम सूरज पोर्टल। उसके बाद है वंचित मतलब क्या होता है, देखिए इंग्लिश में देख लीजिए, विच पोर्टल हैज़ बीन लॉन्चड बाय पीएम नरेंद्र मोदी टू प्रोवाइड क्रेडिट असिस्टेंट टू द डिप्राइव्ड सेक्शन, जो वंचित वर्ग मतलब यही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचे विशाल ज्वालामुखी नोटिक्स की खोज किस ग्रह पर हुई है बताइए। नोटिक्स की खोज तो इसका मंगल ग्रह पे हुई है, और मंगल ग्रह को क्या बोला जाता है, लाल ग्रह भी बोला जाता है, याद रखेंगे। माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है ये विशाल ज्वालामुखी। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो 8848, यहाँ पे लिख देता हूँ
8848 मीटर है, याद रखेंगे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। तो इससे भी ऊंची है क्या है, विशाल ज्वालामुखी। क्या नाम दिया गया है इसको, नोटिक्स। ये जो है किस ग्रह पर खोजी गई है, तो मंगल ग्रह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हाल ही में चक्षु पोर्टल किस मंत्रालय ने लागू किया है, लॉन्च किया है। चक्षु, अब लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन आता है चक्षु पोर्टल जो है, क्योंकि इससे संबंध कोई नहीं लग रहा है कि चक्षु पोर्टल आखिर होता क्या है। तो लॉन्च किया है तो किस मंत्रालय ने, तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने, याद रखेंगे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चुनाव आयोग ने विकलांग व्यक्तियों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो मैंने बहुत बार इसको आपके व्हाट्सअप टेलीग्राम में पोल के माध्यम से ये टेस्ट क्वेश्चन दिया था मैंने, और करंट अफेयर से भी ये जो पेज का है पेपर का, उसको मैं शेयर किया था। उसमें जो सक्षम ऐप जो विकलांग व्यक्तियों के लिए। उसके बाद है सम्मेलन एवं बैठकों के वाले देख लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय, क्या लिखा है, हाल ही में राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है, बताइए। हाल ही में राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन जो है श्रीलंका में किया गया है, गीता महोत्सव, ठीक है। उसके बाद है हाल ही में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन, ये जो है दुबई में हुआ है, दुबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, हाल ही में अदिति योजना किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है, तो रक्षा मंत्रालय ने अदिति योजना। और जो चक्षु योजना था वो जो है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने। हाल ही में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना किस राज्य ने लॉन्च किया है, तो बताइए झारखंड ने। झारखंड जो है छत्तीसगढ़ का पड़ोसी देश है, ठीक है। पुनर्विवाह करने वाली विधवा को 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी, याद रखेंगे। पुनर्विवाह करने वाली विधवा को 2 लाख रुपए इस योजना के तहत दी जाएगी झारखंड सरकार द्वारा। हाल ही में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का आयोजन कहाँ हुआ है, तो बीकानेर। बीकानेर कहाँ स्थित है, राजस्थान में। क्लियर है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में कौन सा ऑपरेशन चलाया है, भारतीय नौसेना ने बोल रहे हैं, ठीक है, नेवी ने, इंडियन नेवी ने हिंद महासागर क्षेत्र में कौन सा अभियान चलाया है, तो ऑपरेशन संकल्प, याद रखेंगे ऑपरेशन संकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट वीरगाथा 3 किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है, तो वीरगाथा 3 जो है ये जो है रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय दोनों ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना किसने लागू किया है, तो मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना। पुस्तकें एवं लेखक, हाँ, अनुराग ठाकुर जो है हमारे राज्य मंत्री हैं, केंद्र वाले, केंद्रीय राज्य मंत्री सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से संबंधित। अब देखते हैं हम लोग, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा लॉन्च पुस्तक इजराइल वॉर डायरी। इजराइल वॉर डायरी, अभी इजराइल का युद्ध चल रहा था, इजराइल फिलिस्तीन का, इसलिए क्या है इन्होंने बुक लिखा है कि लेखक कौन है, लॉन्च किया गया है अनुराग ठाकुर द्वारा, लेकिन लिखा कौन है इसको, इजराइल वॉर डायरी को, तो याद रखेंगे विशाल पांडे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है विशाल पांडे। देख लीजिए इसका चित्र, इजराइल में जो भी युद्ध चला है, महामारी चला है, नरसंहार चला है, उसका बुक का लेखक है विशाल पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित बुक द, क्या लिखा है, कॉन्स्पिरेसी के लेखक कौन है, बताइए। तो इसका आंसर होगा गोटबाया राजपक्षे, गोटबाया राजपक्षे। और ये कौन है, बताइए कौन है, बताइए आप लोग आंसर कमेंट के माध्यम से, चलिए बताइएगा, सर्च करेंगे एक बार, गोटबाया राजपक्षे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, द कॉन्स्पिरेसी के बुक लिखा है इन्होंने। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 11 रूल्स फॉर सीक्रेट टू लेवल अप के लेखक कौन है, चेतन भगत। चेतन भगत को सभी जान रहे हैं, 3 इडियट वाले हैं चेतन भगत, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 11 रूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पद पर रहते हुए गिरफ्तार होने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं। हाँ, तो ये जो है अरविंद केजरीवाल जी हैं, जो पद पर रहते हुए मतलब जो मुख्यमंत्री थे और गिरफ्तार हुए हैं, अरविंद केजरीवाल जी। उसके बाद है, हाल ही में ब्रिटेन के किंग चार्ल्स द्वितीय को, ब्रिटेन के राजा जो है चार्ल्स द्वितीय से नाइटहुड की उपाधि हासिल करने वाले पहले भारतीय कौन है, बताइए। नाइटहुड की उपाधि जो ब्रिटेन द्वारा दी जाती थी, नाइटहुड की उपाधि और किसको दी गई थी, तो बताना चाहूँगा, ध्यान से सुनिएगा, नाइटहुड की उपाधि किस भारतीय व्यक्ति को दी गई थी, तो वो जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी को, ठीक है, ब्रिटेन द्वारा दी गई थी। उन्होंने क्वेश्चन आता है, नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने कब उनको वापस कर दी या त्याग दी, तो याद रखेंगे इसका आंसर होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, 13 अप्रैल सन 1919 को जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुई थी। तो इससे नाराज होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने उनकी जो उपाधि थी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी उन्होंने। तो अभी जो है
हाल ही में ब्रिटेन के किंग चार्ल्स द्वितीय से नाइटहुड की उपाधि हासिल करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो सुनील भारती मित्तल, याद रखेंगे, सुनील भारती मित्तल, ठीक है, सुनील भारती मित्तल याद रखेंगे बस। उसके बाद है हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखी गई खोजी प्रजाति मेलानोक्लासिस द्रौपदी का संबंध किससे है? द्रौपदी मुर्मू के नाम पे रखी गई खोजी प्रजाति का संबंध किससे है? ये जो है प्रजाति है मोलानोक्लासिस द्रौपदी, ये जो है किस प्रकार की मतलब प्रजाति है? तो समुद्री स्लग है ये, समुद्री स्लग क्या है एक बार नेट में सर्च कर लीजिएगा। उसके बाद है हाल ही में 700 टेस्ट विकेट लेने वाले, टेस्ट विकेट बोल रहे हैं ना, 700 टेस्ट विकेट लेने वाले विश्व के पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो जेम्स एंडरसन, जेम्स एंडरसन जो है कौन से देश के खिलाड़ी हैं? आप लोग कमेंट में बताइएगा मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में 12,000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं, याद रखेंगे। हाल ही में 12,000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत की ओर से किसे बिलियर्ड्स ऑफ, क्या लिखा है, बिलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो वो है पंकज आडवाणी। कौन है? पंकज आडवाणी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पंकज आडवाणी कौन है, इसको भी आप लोग कमेंट कवर के बताएंगे। ये बिलियर्ड्स खेलते हैं। चलिए आज के करंट अफेयर में इतना है, और जो प्रतियोगिता दर्पण में और कुछ बचा होगा उसको हम लोग कवर करेंगे, और प्रतियोगिता दर्पण में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहते हैं उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, इसी का टेस्ट होगा। ठीक है, थैंक यू।